हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे भौतिकी विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं तथा लाभदायक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। निम्न में मूल मात्रकों का समूह है। द्रव्यमान, लंबाई, बल। द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, समय, लंबाई, लंबाई, भार, समय। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। मूल मात्रकों का समूह है द्रव्यमान, लंबाई और बल। ये जो तीनों होते हैं वो मूल मात्रकों के समूह के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भार का मात्रक है ग्राम, किलोग्राम, स्लॉग, न्यूटन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका न्यूटन। न्यूटन जो है वो मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भार का मात्रक होता है। न्यूटन ने सर्वप्रथम आकर्षण का नियम दिया था, इसीलिए आपका ऑप्शन डी न्यूटन राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। तो त्वरण का मान आपका होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 2, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है 6 गुना, छठा भाग, के बराबर और असंबंध। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा छठा भाग होता है, जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का छठा भाग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब दो वस्तु टकराती हैं तो क्या होता है? उनका संवेग समाप्त हो जाता है, एक संवेग घटता है, दूसरा बढ़ता है, दोनों का संवेग समान हो जाता है, कुल संवेग समान रहता है। तो आपका सही आंसर होगा कुल संवेग जो होता है वो सामान्य रहता है। जब दो वस्तुओं को हम आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उसका दोनों वस्तुओं का जो संवेग होता है वो समान रूप से रहता है, इसीलिए उसमें कोई विकृति नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन उनका वेग जो होता है वो समान रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति का मात्रक वाट बराबर होता है डाइन सेमी प्रति सेकेंड, किमीग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति। तो आपका सही आंसर होगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। डाइन का शक्ति का मात्रक वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों, याद रखना इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी रस्सी में बंधे पत्थर को घुमाने पर उत्पन्न अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल क्या होता है? बराबर होते हैं एवं एक ही दिशा में लगते हैं, एक दिशा में लगते हैं पर बराबर नहीं होता, विपरीत दिशा में लगते हैं और बराबर नहीं होते, बराबर होते हैं तथा विपरीत दिशा में लगते हैं। तो आपका सही आंसर होगा बराबर होते हैं तथा विपरीत दिशा में लगते हैं। इसमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बराबर होते हैं तथा विपरीत दिशा में लगते हैं। ये क्या रस्सी में बंधे पत्थर को घुमाने पर उसमें अभिकेंद्र बल का अपकेंद्र बल होता है, जो बराबर होते तथा विपरीत दिशा में लगते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। इस्पात की प्रत्यास्था रबर से किस प्रकार होते हैं? अधिक होती है, बराबर होती है, कम होती है, कभी कम और कभी अधिक होती है। तो आपका सही आंसर होगा कभी कम कभी अधिक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। इस्पात की प्रत्यास्था क्या होती है? तो रबर के से तो कभी कम होती है तो कभी अधिक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जल की सतह पर ब्लेड तैरता है किस कारण? तो आपका सही आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, प्रत्यास्था के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, जल तथा ब्लड के घनत्व के अंतर के कारण। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है वो ब्लेड जो जल में तैरता है। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। किसने? तो न्यूटन ने। आपका ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है वो जल की सतह पर ब्लेड तैरता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने? तो न्यूटन ने। दोस्तों याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तापक्रम बढ़ने से द्रव की श्यानता में क्या प्रक्रिया होती है? कोई असर नहीं होता, बढ़ जाती है, घट जाती है, कभी घटती है और कभी बढ़ जाती है। तो आपका सही आंसर होगा घट जाती है। तापक्रम बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता होती है वो घट जाती है। ठीक है, वो घटने लगती है। तापक्रम बढ़ने से द्रव की श्यानता में कमी आने लगती है, यानी कि घट जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार का है। बल, आवेग, ऊर्जा, शक्ति। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का समतुल्य सेल्सियस में होगा। तो आपका सही आंसर होगा 212 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही आंसर इनमें से क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर। फ़ारेनहाइट का समतुल्य सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मान होता है इसका, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के, 10 जूल के, 1 जूल के तथा 42 जूल के। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा आपका आंसर 4.2 जूल के 1 कैलोरी के बराबर होता है, 4.2 जूल के, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में परम शून्य ताप है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो परम शून्य ताप का मान होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी जब 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो ऊष्मा देने पर भी ताप में परिवर्तन नहीं होता, इसका क्या कारण है? आर्द्रता, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, दक्षता में कमी। तो आपका सही आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। पानी में जब हम 100 डिग्री पानी को जब हम 100 डिग्री में गर्म करते हैं तो उसकी ऊष्मा देने पर जो
ताप होती है वो क्या होती है, परिवर्तन नहीं होता है। इसका क्या कारण होता है, तो गुप्त ऊष्मा के कारण वो परिवर्तित नहीं होती है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मोदी लोहे की छड़ यदि लोहे की छड़ का एक छोर हाथ में पकड़े और दूसरे छोर गर्म करे तो थोड़ी देर में हाथ जलने लगता है, ऐसा क्या होता है ऊष्मा के? आइए देखते हैं। संवहन के कारण, चालन के कारण, विकिरण के कारण, प्रसारण के कारण। तो आपका सही आंसर होगा, जब आप हम सब देखे होंगे बच्चों में पढ़ने या अभी भी आप उसका शोध करके देख सकते हैं कि जब कोई हम लोहे की छड़ को हाथ में पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद क्या होता है, दूसरा छोर जो होता है वो गर्म होने लगता है। थोड़ी देर में हाथ क्या होता है कि जलने लगता है। एक छोर से दूसरे छोर तक धीरे 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 वो गर्म होने लगता है, जो इसके बाद हमारा हाथ भी जलने लगता है, जिसके कारण हम वो रॉड को छोड़ देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा चालन के कारण। आपका ऑप्शन बी चालन के कारण हाथ जलने लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा है, तो आपका इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की पिघलने की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जो होता है वो बर्फ की पिघलने की गुप्त ऊष्मा मानी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तरंग आवृत्ति का मात्रक है सेकेंड, आर्ग, मीटर, हर्ट्ज। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा दस तरंग की आवृत्ति का मात्रक है सेकेंड, आर्ग, मीटर या हर्ट्ज। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हर्ट्ज। जो होता है वो आपका ऑप्शन डी तरंग आवृत्ति का मात्रक होता है। दोस्तों याद रखना इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग है 300 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 350 मीटर प्रति सेकेंड, 400 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका सही आंसर होगा हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। दोस्तों याद रखना, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चमगादड़ की श्रव्यता की सीमा मनुष्य से होती है, कम होती है, बराबर होती है, अधिक होती है, ध्वनि स्रोत पर निर्भर करते हैं। क्या होती है? तो अधिक होती है। चमगादड़ की श्रव्य सीमा जो होती है मनुष्य के श्रव्य सीमा से चमगादड़ों की अधिक होती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। चमगादड़ जो होती है वो उनकी श्रव्य क्षमता बहुत ही मनुष्य से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 से कम, 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर होगा आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि आपका ऑप्शन
बी राइट आंसर। प्रसव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसलिए आपका आंसर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस तरंग का होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस तरंग का होता है? माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, एक्स किरणें तरंग। एक्स किरणें। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रेडियो तरंग जो होती है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका? तो रेडियो तरंगों का। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें कहते हैं? अपारदर्शी, भासी, आत्मदीप्त, पारदर्शी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जो वस्तु निम्न में जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें कहते हैं आत्मदीप्त। आत्मदीप्त कहते हैं जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम आत्मदीप्त कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आपतन कोण होता है परिवर्तन कोण के बराबर। क्या होता है? आपतन का कोण और परिवर्तन का कोण क्या होता है? वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अधिकतर होता है अवतल, उत्तल, समतल, प्रवलयाकार। आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा प्रवलयिक आकार। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल या कार की जो हेडलाइट होती है उन लोग का हेडलाइट जो होता है वो प्रयुक्त कौन सा दर्पण ज़्यादातर लगता है? वो प्रवलयाकार दर्पण लगता है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना जरूर, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ चूक हो गई हो तो इसके लिए क्षमा करना। इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।